पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर जीएसटी के अंदर जो हम लोग पेज नंबर 2.1 पे एज ए सेकंड चैप्टर क्लास में पढ़ते हैं। ठीक इंट्रोडक्शन के बाद पेमेंट ऑफ टैक्स और इसके बाद हम लोग कहां चले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। सर इंट्रोडक्शन चैप्टर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है एक्सेप्ट एक जगह जीएसटी जो सेस है उसकी जो टाइम पीरियड थी वो 5 इयर्स की थी, जो एक्सपायर हो रही थी 30 जून 2022 को, उसको एक्सटेंड कर दिया गया अप टू 31 मार्च 2026। अगर आपको याद हो, आपके पास जो 11th एडिशन की बुक है, 11th एडिशन की क्लास है, तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि इन दो चैप्टर को साथ साथ रिवाइज करना, बैक टू बैक। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लास में जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े दोनों चैप्टर को मिला के, इंट्रोडक्शन प्लस पेमेंट ऑफ टैक्स को मिला के जो कॉन्सेप्ट ओवरलैप करते हुए पढ़े, उसमें हमारे एग्जाम्स के जो 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अपने बड़े आराम से बनेंगे, है ना। हमने क्लास में ये डिस्कस किया। सर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर है उसके अंदर जो आपके पास आईटीसी है उसको किस ऑर्डर में यूटिलाइज करना है, कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके लिए रूल्स क्या कहते हैं, वो सब भी हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन किया। इस चैप्टर में खासकर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, राइट, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में डिस्कशन किया, थोड़ा सा डिटेल्ड में विद द हेल्प ऑफ रूल्स। और एक सेक्शन आपका जो है 50 जिसमें इंटरेस्ट की बात हुई, और एक नया जो रूल आया है इंटरेस्ट से रिलेटेड। एक तो ध्यान रखना, क्लास के अंदर बात हो चुकी है कि 24% का रेट है ही नहीं, 18% का हो चुका है, चाहे आप 51 में जाएं या 53 में जाएं। और उससे रिलेटेड एक रूल भी आया जो आपको क्लास के अंदर ही बता दिया गया, है ना। सर जो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स इस चैप्टर में थी वो क्लास के अंदर डील हो चुकी हैं। अभी क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, 2.13 पे एक 3-4 लाइन मैंने ऐड किया है, 3-4 लाइन कि आपने बैंक से पेमेंट की, आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका बैंक डेबिट हुआ और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जाना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, वो क्रेडिट नहीं हुआ। हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं कि आपको पहले वो जब आप है ना चालान जो टैक्स जमा करने के लिए चालान जनरेट करोगे तो वहां पर CPIN नंबर मिलेगा। उसके बाद जब आपके अपने बैंक से पैसा डिपॉजिट डेबिट करके पैसा जमा करोगे जीएसटी का, तो आपको CIN नंबर जनरेट होके मिलेगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो नहीं हुआ, आपके CIN नंबर जनरेट नहीं हुआ। तो उससे रिलेटेड 3-4 लाइनें ऐड की गई हैं उस रूल में, जो कि एग्जाम्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और एक मैंने सर्कुलर के बेसिस पर क्वेश्चन ऐड किया है पेज नंबर 2A.13 में, उसको डिस्कस करूंगा। और सर वो जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है ना, उसके अंदर जो बातें हैं वो ऑलरेडी क्लास में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्ड में, राइट। सर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल्ड वे में क्लास के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया। अगर आपको क्लास की पढ़ाई भी बात याद हो, मान लो इस पेज पे जो क्वेश्चन है पेज नंबर 2A.13, उसी पे पहले चलते हैं। पेज नंबर 2A.13 पर मैंने क्वेश्चन नंबर 39 ऐड किया है जो आपकी बुक में नहीं है। अब इसके अंदर 3 इश्यूज डिस्कस हुए हैं सर्कुलर की हेल्प से। बेसिकली ये सर्कुलर है, 3 इशू डिस्कस हुए हैं, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 39 बना दिया। अब जो ये इश्यूज हैं ये अगर ना भी पढ़ो आप, तो इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो आप पहले से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है उसकी हेल्प से आप टैक्स जमा कर सकते हैं। आप उसकी हेल्प से इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी ये सब जमा नहीं कर सकते। अगर आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी जमा करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करना पड़ेगा। वही बात इसमें लिखी हुई है। हमने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, 4 चीजों की पेमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होगी, क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। एक कॉम्पोजिशन टैक्स, दूसरा TDS अंडर GST, तीसरा TCS अंडर GST, एंड चौथा रिवर्स चार्ज में अगर आपको कोई टैक्स जमा करना है। आपको टैक्स जमा करना है रिवर्स चार्ज में, जो आपने इनवर्ड सप्लाई ली थी उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना है। तो आपको वो टैक्स कैसे जमा करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, और फिर उसका ITC ले लेना है इफ यू आर एलिजिबल। वही चीज यहां लिखी हुई है। क्या बोल रहा है यहां पर पहला इशू कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप कोई भी टैक्स जमा कर सकते हैं। कोई भी टैक्स नहीं सर, सिर्फ आउटपुट टैक्स जमा कर सकते हैं।
मेरी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो आउटपुट टैक्स है वो जमा कर सकते हैं। अगर मैं रिवर्स चार्ज में इनपुट टैक्स डिपॉजिट कर रहा हूं तो वो आप जमा नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। ये बात क्लास में बताई हुई है और यही बात गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करके कंफर्म कर रही है। इशू 2 कहता है आप कोई भी लायबिलिटी जमा कर सकते हो क्रेडिट लेजर से। नहीं सर, सिर्फ टैक्स की लायबिलिटी, वो भी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी जमा हो सकती है। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी ये सब जमा नहीं हो सकता। तो ये भी क्लास में बताया हुआ है। फिर यहां कहता है कैश लेजर से तुम कोई भी लायबिलिटी पे कर सकते हो। हाँ सर मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अपनी कोई भी लायबिलिटी पे कर सकता हूं, चाहे वो पेनल्टी हो, लेट फी हो, इनपुट टैक्स हो, आउटपुट टैक्स हो, कॉम्पोजिशन टैक्स हो, टीडीएस अंडर जीएसटी हो, टीसीएस अंडर जीएसटी हो। तो सर क्लास के अंदर जो भी बातें हुई हैं, जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी एग्जाम्पल्स लिखाए गए हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में और पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में, 11th एडिशन की बुक, 11th एडिशन की क्लास 100% एप्लीकेबल है आपके एग्जाम्स के लिए। अच्छे से रिवाइज कीजिए सबको और एग्जाम में अपीयर कीजिए। ये जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है इसको बस छोड़ दीजिए, अब इसको दोबारा मत पढ़िए, क्योंकि इसके अंदर की जो भी बातें हैं वो आप पहले से क्लास में जानते हैं। ऐसे समझिए कि मैं इस क्लास के थ्रू आया और आपको वो रिवाइज करा दिया। अब मेन पेज नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में मैं क्या डिस्कस करना है सर, प्लीज एक तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेक्शन 50 के अंदर हम लोगों ने जो इंटरेस्ट का डिस्कशन किया, इंक्लूडिंग जो ये नया रूल क्लास के अंदर ही डिस्कशन कर लिया है। ये अमेंडमेंट आपको क्लास के अंदर ही पढ़ाई हुई है, रूल 88B वाली। इसको थोड़ा जो क्लास में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उसका रिवीजन करके जाना एग्जाम में। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ये अमेंडमेंट आके ये 2 नाम ऐड हुए थे, ये तो क्लास के अंदर ही आपको बात हो गई है। और एक छोटा सा 4 लाइन ऐड हुआ है। सर हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है, रूल 87, ये वाली जो अमेंडमेंट थी क्लास के अंदर बात हो गई है। और आगे जाते हैं तो यहां पर ये 4 लाइन नई आई है। आपके पास जो नोट्स है उसमें सिर्फ ये 3 लाइन है। उसके बाद ये अमेंडमेंट आया है एक छोटा सा इस रूल के अंदर, जिसके कारण मैं ये जो बात है ना, ये जो हाईलाइट किया अभी मैंने जीएसटी पीएमटी 07, इससे रिलेटेड बातें आपको अपने सिलेबस के लिए नहीं पढ़नी है, बट अब चूंकि ये अमेंडमेंट आई थी तो मैंने डाल दी। अदरवाइज एग्जाम्स के लिए आप सिंपल ये जानो कि हमें टैक्स जमा करना है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, हमें जीएसटी का टैक्स जमा करना है जो हमारे बैंक से निकल के कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, चालान जनरेट करते हैं। तो चालान जनरेट करने से हमें क्या मिलता है, 14 डिजिट का, यहां पर पढ़ाया हुआ है। चालान जब जनरेट करते हैं तो आपको 14 डिजिट का क्या मिलता है, सीपीआईएन नंबर, 15 दिन के लिए वैलिड होता है। अब उसके बाद आप उस 15 दिन में या सेम डे जिस दिन आपने चालान जनरेट किया है उसी दिन आप अपने बैंक को यूज करके इस टैक्स को पे कर दीजिए। पे करने से क्या होगा, आपका बैंक डेबिट होगा और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट होगा। और वहां पर आपको पोर्टल पे ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होकर मिलेगा। ये बैंक सप्लाई करती है। पोर्टल पे देखो, जो पोर्टल है, जिस पोर्टल की बात हम लोग क्लास में करते हैं, उस पोर्टल में हमारा एक्सेस भी है, बैंक का एक्सेस भी है, गवर्नमेंट का एक्सेस भी है। तो हम अब उस पोर्टल पे जाके जब चालान जनरेट करते हैं और बैंक के थ्रू जब पैसा जमा करते हैं, जो पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन उसी समय हमें वहां पर बैंक क्या देती है, ये चालान CIN नंबर देती है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब क्या हुआ, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो हम लोग डिस्कस किए कि चालान जनरेट कर लिया मैंने, सर चालान जनरेट करने के बाद पे करने के प्रोसेस में क्या हुआ, मेरे बैंक से पैसा डेबिट हो गया और उसके बाद ऐसे समझो कि सिस्टम वगैरह हैंग कर गया और मुझे मेरा CIN नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिला, मेरे बैंक से पैसा भी निकल गया और उधर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बैंक ने पोर्टल पर हमें CIN नंबर नहीं दिया। तो जब आपका CIN नंबर आपको नहीं मिला बट आपके बैंक से पैसा निकल चुका है और उधर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो फटाफट तुम अपना ये जो ग्रीवांसेस है, ये जो एरर है, ये रिपोर्ट कर दो। कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर GST PMT 07 में। ठीक सर, अब बैकएंड पे तुमने तो अपनी बात बता दी, इस फॉर्म के थ्रू कंप्लेन कर दिया। बैकएंड पे अब तुम्हारा गवर्नमेंट क्या करेगी, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तुम्हारे पैसे को रिफ्लेक्ट करेगी। अब CIN नंबर है नहीं,
तो फिर ये जो 4-5 लाइन ऐड हुई है, ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, CIN नंबर अगर बैंक फेल कर जाती है कम्युनिकेट करना, तो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को क्रेडिट कर सकते हैं। कैसे? तो RBI से ई-स्क्रॉल एक लेजर मिलेगा बेसिकली। RBI, देखो मेरा पैसा बैंक से निकल चुका है, बैंक से निकल चुका है, राइट, मेरे अकाउंट से निकल चुका है। अब वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंचना था और बैंक वाले को क्या देना था? CIN नंबर। तो सर ये बैकएंड पे क्या होगा? बैंक वाला गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देगा। अब CIN नंबर नहीं मिला है, तो इस चीज का सारा डिटेल्ड ई-स्क्रॉल बोल के डॉक्यूमेंट इशू हो जाएगा RBI की तरफ से, और वो किसके पास आ जाएगा? गवर्नमेंट के पास, यानी पोर्टल के पास। पोर्टल उसको रीड करके, यानी पोर्टल के पास ई-स्क्रॉल आ जाएगा RBI से, जो कंफर्म कर देगा कि हाँ मैंने पेमेंट किया है GST का और मेरे बैंक से ये पैसा निकल चुका है। उस ई-स्क्रॉल एक तरह का लेजर है जिसकी कंफर्मिटी से मुझे मेरा वो क्या कहते हैं, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसमें पैसा क्रेडिट हो जाएगा। बस ये एक रेफरेंस आया है कि भाई RBI से ई-स्क्रॉल जो मिलेगा गवर्नमेंट को पोर्टल पे, कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तो लिंकिंग में होगी, उस ई-स्क्रॉल के बेसिस पर पोर्टल अपडेट करके मेरे पैसे को रिफ्लेक्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। सर ये अमेंडमेंट उतनी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए नहीं है। अमेंडमेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूं। देखो क्लास में काफी सारी चीजें आपको पढ़ाई, हर चीजें आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट नहीं थी, जो थी वो मार्क करा दिया था। अमेंडमेंट है, पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लेना। क्या ई-स्क्रॉल के बेसिस पर भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट हो सकता है अगर हमें CIN नंबर नहीं मिला तो। CIN नंबर से पहले क्या मिलता है? CPIN नंबर। चालान जब जनरेट करते हैं और जब उस पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो CIN नंबर मिलता है। हमने क्या पढ़ा था क्लास में कि बैंक इस नंबर को पोर्टल के थ्रू हमारे पास पहुंचाती है, जो बैंक नहीं पहुंचा पाई। अब मेरा कैश लेजर में पैसा नहीं दिख रहा है, तो फिर ये ई-स्क्रॉल के बेसिस पर वो अपडेट हो जाएगा। बैकएंड पे अपने को तो कंप्लेन करनी है खाली इस फॉर्म में पोर्टल पे बैठ के। अब आगे का काम उस बैंक का है और गवर्नमेंट का है। अपने को रिपोर्टिंग करनी है कि सर ये एरर हो गया है, और वो डिटेल वगैरह दे देनी है कि मेरे बैंक के इस अकाउंट से इतना इतना रुपया निकल गया है, और वो रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर सब दे देना है। इस फॉर्म में डेटा है वो सब करो। और इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए। छोटी छोटी बातें जो इस अमेंडमेंट सीरीज में बताई जा रही हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसको बस अपडेट कर लीजिए। कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, परेशान नहीं होना है आपको। बाय बाय, टेक केयर।